ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ताजनगरी आगरा की पुलिस चौकियां हैं भगवान भरोसे, कोई भी पुलिसकर्मी नहीं होता तैनात, पसरा रहता है सन्नाटा। 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा। सरकार के विकास कार्यों को पहुंचाएंगे जनता तक, सपाइयों ने संकल्प लिया। एडीए की कार्यवाही पर लगातार उठ रहे हैं सवालिया निशान, सीलिंग के बाद भी कर रहे हैं काम, विभाग को नहीं है ध्यान। और ताजनगरी में अतिक्रमण के खिलाफ एक गर्जा नगर निगम का महाबली, संजौन से लोहा मंडी मार्ग पर हटाया अतिक्रमण, दोबारा के लिए दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे संत कबीरदास नगर के बाशिंदों को बुधवार रात स्थानीय पुलिस द्वारा समझाने के लिए बुलाया गया, लेकिन देर रात तक कोई फैसला नहीं हो सका। आपको बता दें कि बीते दिनों रामलीला मैदान के पास संत कबीरदास नगर के बाशिंदों को अतिक्रमण अभियान के तहत हटा दिया गया था, जिसे लेकर ये लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बुधवार देर रात थाना हरिपर्वत इलाके के शहीद स्मारक पर संत कबीरदास नगर के लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। संत कबीर नगर के लोगों का कहना है कि हम लोग 40 वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, जिस मुलिम बस्ती में 400 लोगों का परिवार रहता है और आसपास इलाके में आर्मी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सभी गरीब लोगों के घर उखाड़ कर फेंक दिए गए। हम सभी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। संत कबीरदास नगर के लोगों का आरोप है कि हमें पुलिस प्रशासन धारा 144 की धमकी दे रहा है और ये कोई धरना देने की जगह नहीं है। कारण यही है कि ये पार्क है, यहाँ पर आप जैसे लोग नहीं बैठ सकते। यहाँ से भागो, 144 लागू है, कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ नहीं बैठोगे। हम आपकी मांगों को भेज रहे हैं, हमें समय दीजिए। क्या बोला अधिकारियों को, क्या आश्वासन आया? कुछ नहीं, एक ही आश्वासन है कि आप यहाँ से जाइए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें तो कुछ नहीं लगा। अब देखिए क्या होता है। हमारे कम से कम 30-35 लोग मर गए जितने हैं। अगर ये वहाँ से हटा दिए उन लोगों ने, ये यहाँ से हटा रहे हैं। ये यहाँ से हट जाएंगे या तो कहीं ट्रेन के नीचे मर जाएंगे या कहीं ट्रक पे रख के नीचे मरेंगे। हम सब लोग मर जाएंगे जब प्रशासन को पता चलेगा कि गरीब लोगों के साथ में कैसे अन्याय करते हैं। इलाके की पुलिस ने संत कबीरदास के लोगों को संजय पुलिस चौकी पर बुलाकर काफी देर तक समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन देर रात तक कोई फैसला नहीं हुआ। धरने में 300 लोग हैं, जिसमें महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। ताजनगरी आगरा पुलिस की चौकियों की सुरक्षा भी राम भरोसे है, जहाँ कई चौकियाँ सूनी नजर आती हैं। बीती रात ताजनगरी की सभी चौकियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुस्तकीम ने। इस वक्त खड़े हैं हम थाना जगदीशपुरा की अवधपुरी चौकी पे। हम आपको दिखाते हैं चौकी का हाल। यहाँ पे कोई चौकी इंचार्ज नहीं है, ना कोई सिपाही है, ना कोई पुलिसकर्मी है और आगे पूरी चौकी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई भी सुरक्षा के नाम पे, ना कोई गश्त के नाम पे कोई नहीं है। हम आपको देखो चौकी का पूरा हाल दिखा रहे हैं। जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं और जो चौकी का पूरा बोट है और देखिए जो चौकी इंचार्ज का कमरा है वहाँ भी कोई नहीं है। कुर्सियां पूरी खाली पड़ी हुई हैं। इस तरह हम उनके पूरे जो उनका चैम्बर है, ऑफिस है, उसमें खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई भी सुरक्षा के नाम पे, ना गश्त के नाम पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आधा घंटा चौकी पे खड़े हुए हो गए, ना तो कोई चौकी इंचार्ज है, ना कोई पुलिसकर्मी है। अब देखना ये होगा इन पे कब तक कार्रवाई हो पाती है। मुस्तकीम, ताज न्यूज, आगरा। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में साइकिल यात्रा का लोगों तक संदेश पहुंचने के लक्ष्य को लेकर 1 अगस्त से शुरू होने जा रही साइकिल यात्रा की तैयारियों को लेकर सपा शहर इकाई द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें साइकिल यात्रा की कामयाबी के लिए एक साथ जुटने की अपील भी हुई। प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए सपाई शहर में एक साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये साइकिल यात्रा हर शहर में निकलेगी। ताजनगरी आगरा में ये साइकिल यात्रा 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा आगरा के जिला मुख्यालय से लेकर भगवान टॉकीज करीब 10 किलोमीटर चलेगी। यात्रा के बारे में एक प्रेस वार्ता के दौरान शहर अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आगरा की जनता को साइकिल यात्रा के द्वारा जानकारी दी जाएगी। एक दिन में करीब 1 लाख जनता को वो जोड़कर इसकी जानकारी देंगे। यही नहीं, शहर अध्यक्ष ने ये भी कहा कि इस यात्रा से आगामी वर्ष 2017 के चुनावों की भी जानकारी जनता तक पहुंचेगी और 2017 के चुनाव में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी उभरेगी। साइकिल चलाने का मकसद हमारा अपनी जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का है और साइकिल योजना का जो प्रोग्राम है
वो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का है। 1 तारीख को जिला कार्यालय से साइकिल चलकर भगवान टाकीज पर समाप्त होगी, जो 10 किलोमीटर का रन है। तो पहले से ही मजबूत है क्योंकि हम लोग सरकार में हैं और जनता ने पूरा विश्वास दिया है। अब हमें ये दिखाना था कि जो हमने वायदे किए हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते। अमूमन लोग 10-20 साल लगाते हैं, लेकिन अखिलेश जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने 3 साल से भी कम में जितने भी वायदे किए थे सब लगभग पूरे कर दिए। अब जन जन तक उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया और साथ साथ फीडबैक भी लेंगे कहाँ कमियाँ लेंगे। राजनीति में दल बदलना बहुत पुरानी और आम बात है। कई बार देखने को मिलता है कि कई दिग्गज अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बुधवार को जब बीएसपी के एक नेता ने बीएसपी को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। राजनीति में दल बदलना बहुत पहले से चला आ रहा है। कोई अपने स्वाभिमान पर आती आंच के लिए दल बदलता है तो कोई राजनीतिक फायदे के। कुछ ऐसे ही देखने को मिला बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर, जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता, जो कि बसपा से ही उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी रहे, राजेश कुमार अग्रवाल, जिन्होंने अपना राजनीतिक पाला बदलते हुए भाजपा में फिर से घर वापसी कर ली। राजेश अग्रवाल को केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया और भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सदस्यता दिलाई। पत्रकारों से बात करते हुए राजेश अग्रवाल ने बताया कि बसपा में मेरा शरीर ही गया था, आत्मा हमेशा भाजपा में ही रही। आज शरीर भाजपा में भी शामिल होकर सुकून महसूस कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए हुए पथ पर चलने का प्रण लेता हूँ। का बुरा वक्त आता है तो निर्णय भी वो गलत लेता है। मैं कुछ समय पूर्व अपने परिवार को और अपने परिवार के लोगों को छोड़कर गलत निर्णय लेते हुए बहुजन समाज पार्टी में चला गया था, जहां कि मेरा सिर्फ शरीर गया था और आत्मा मेरी हमेशा यहीं बसी रही। आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी कर रहा हूं। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने राजेश अग्रवाल को दोबारा भाजपा में शामिल होने पर बधाई देते हुए कहा कि राजेश अग्रवाल अच्छे व्यक्तित्व और समाज सेवी व्यक्ति हैं और वे अनजाने में बसपा में चले गए थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा भाजपा के प्रति आस्था रखता था। इस मौके पर भाजपा नेता बहुजन समाज पार्टी पर तीखा वार करने से भी नहीं रुके। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे उन्होंने रहा है। बस क्षेत्र का कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम देखे हैं, महानगर महामंत्री, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। अब किन्हीं कामों बस वो पार्टी बदल कर चले गए थे, लेकिन वहाँ पे इनको लगा कि न वहाँ कोई नित्य है न वित्य है। अग्रवाल जी के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रारंभिक संस्कार कभी बदल नहीं सकते। राजेश जी प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ विचारधारा के व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि बसपा में रहकर ये घुटन महसूस कर रहे होंगे। वहीं भाजपाइयों का कहना था कि आने वाले दिनों में और भी कई दिग्गज भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी में नहीं थम रहा है विकेट गिरने का सिलसिला, जिसके कई नेताओं को जहां पार्टी मुखिया ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं पार्टी के तमाम लोग खुद ही नीले खेमे से किनारा करते चले आ रहे हैं। इस क्रम में अब आगरा उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके राजेश अग्रवाल ने बीएसपी से नाता तोड़ते हुए पार्टी को एक और करारा झटका दे दिया है। एक और बहुजन समाज पार्टी जहां अपने संगठन को मजबूत बनाने के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसके नेताओं के दूसरे दलों में जाने का सिलसिला नहीं थम रहा। ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, जो नीले खेमे के दावों को पूरी तरह से झुठला रही हैं। बात शुरू होती है बसपा विधायक छोटेलाल वर्मा से, जिन्होंने हाथी छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली, तो वहीं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भाजपा का दामन थाम लिया। ये सिलसिला यही नहीं थमा। पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने बीते दिन जहां भाजपा की सदस्यता ले ली, तो आगरा के लोकसभा प्रभारी ओम प्रकाश सागर के बाद अब बसपा के पूर्व प्रत्याशी राजेश अग्रवाल भी भगवा खेमे का मुंह नहीं छोड़ सके और घर वापसी कर ली। दरअसल पिछली बार आगरा उत्तर विधानसभा पर पार्टी सुप्रीमो का आशीर्वाद पाने के बाद राजेश जनता और पार्टी दोनों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और हार गए। लेकिन एक बार फिर 2017 में वो चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में थे, पर हाईकमान द्वारा पहले से ही गंगाधर कुशवाहा को विधानसभा का कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया गया, जिससे राजेश नीले खेमे में खुद को असहज महसूस कर रहे थे।
ऐसे में पुनः भाजपा में वापसी कर जहां उन्होंने बसपा को करारा झटका दे दिया है, तो वहीं बसपा के स्थानीय नेताओं को भी चौंका दिया है, जो पार्टी के लगातार गिर रहे ग्राफ को रोक पाने में नाकाम है। पथिक सेना ने उठाई आगरा सहित 17 राज्यों को दिल्ली प्रदेश में शामिल करने की मांग, जिन्होंने लगभग 10 राज्यों में से जनसंपर्क कर बुधवार को आगरा वासियों के बीच अपनी बात रखी। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के नेताओं ने बताया कि आगरा, मथुरा सहित दर्जन भर से ज्यादा शहरों को एनसीआर में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें उसके मुताबिक सुविधाएं नहीं मिलती। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा और आगरा का नाम यूं तो एनसीआर में पहले से ही शामिल है, लेकिन वहां के वासियों को राजधानी क्षेत्र जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। इस बात को आगरा वासियों के साथ बैठकर पथिक सेना के लोगों ने आगरा को दिल्ली राज्य में शामिल किए जाने के मसले पर चर्चा की। उन्होंने इसके पीछे तमाम तर्क देते हुए एनसीआर के निवासी होने के फायदे गिनाए और स्थानीय लोगों से उनकी इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। हमारी मुहिम है कि हम उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके और आगरा से लेकर मथुरा और ये सारा इस इलाके का सहारनपुर तक के 17 जिले हैं, इनको यूपी से काटकर और दिल्ली राज्य में शामिल करके ग्रेटर दिल्ली प्रदेश का निर्माण हो और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। मेरा कहना ये है कि मुखिया गुजर जी इस आंदोलन को चला रहे थे और वकील होने के नाते मैंने जो है बार के सभी लोगों के लिए लेटर लिखा कि आप खंडपीठ की जो स्थापना के लिए जो है मांग ना करें। सन 1953 में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव ने ये जो रेजोल्यूशन पास किया था कि नेहरू जी ने मांगा था कि आप इसका प्रारूप दीजिए दिल्ली का, तो उन्होंने जो है 100 किलोमीटर तक का जो दिया और ये कहा कि जो है ये विस्तृत दिल्ली हो सकती है, दिल्ली का प्रारूप ये हो सकता है। उन्होंने ये सोचते हुए कि अजगत कौम रहती है, आसपास के जो है लोग जो है इस तरह के रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने इसको सोचते हुए उसको खारिज कर दिया और सदैव के लिए विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया था। दरअसल लखनऊ को ताज नगरी के पहुंच से दूर बताते हुए उन्होंने यहाँ के पैसे का लाभ पूर्वांचल को मिलने की बात कही, जबकि शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का दावा किया। सभी नेताओं ने आगरावासियों से इस मुहिम में जुड़ते आंदोलन को और तेज बनाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आगामी 20 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राज्य और केंद्र सरकार तक भी ये आवाज पहुंचाई जाए ताकि उस पर कोई अमल किया जा सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज़। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा बुधवार को टोरंट पावर के जयपुर हाउस स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा पदाधिकारियों का कहना था कि टोरंट पावर द्वारा गरीब और छोटे दुकानदारों से विद्युत बिल यूनिट से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे दुकानदारों में भारी आक्रोश है। जो गरीब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक लगा रहता है, अपने परिवार का कैसे कैसे भरण पोषण कर रहा है, उसको जहाँ 200-250 रुपए का चलो बिल आता था मान ली, लेकिन अब 1,000 रुपए का बिल भेजने लगे। ये कहाँ से गरीब भरेगा। आज इस महीने गरीब और छोटे दुकानदारों पर डबल बिल कर दिया है टोरंट पावर ने। रेगुलेटरी चार्ज, सरचार्ज, सब चार्ज बढ़ा दिए हैं और जो 20-25 महीने में यूनिट आती थी उसका वो बिल देते थे जितनी बिजली खपत होती थी। अब इन्होंने ऐसा नियम कर दिया है कि आपको 80-90 यूनिट का आपको मिनिमम बिल देना ही देना पड़ेगा। मतलब डबल बिल कर दिया। जो कल 250-300 रुपए में गरीब दुकानदार छोटे करते थे, आज उनका 700-800 रुपए का इस महीने बिल भेजा है। पहले हमारे जो रेगुलेटरी चार्ज था, इसके अलावा मीटर में जो यूनिट आती थी दुकानदारों की, उसके हिसाब से बिल होता था। अब इन्होंने क्या किया है कि बिल मिनिमम कर दिया है 600 रुपए, यानी आपको 55 यूनिट फूंकने ही फूंकने हैं। चाहे किसी गरीब दुकानदार के 20 यूनिट फूके हैं, किसी के 30 यूनिट फूके हैं, लेकिन इन्होंने समायोजन की आड़ में, और ये एक तरफ कहते हैं कि बिजली कम फूको, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमें जब 600 रुपए हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा का पूरा खर्च करेगा उसको, बिजली को। एडीए की सीलिंग की कार्रवाई भले ही नाम की बड़ी हो, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं देता। आखिर दे भी क्यों, जब एडीए अधिकारी खुद ही खानापूर्ति कर शय देने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सुभाष पार्क के पास का है, जहां बिल्डिंग सील होने के बाद भी शोरूम धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि मीडिया में खबर छपने के बाद एडीए अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कर इतिश्री कर लिया और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चैन की सांस लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये सोनी का सर्विस सेंटर शोरूम है, जो करीब 1 साल पहले तत्कालीन वीसी अजय चौहान के आदेश पर एडीए की कार्रवाई में नक्शा पास न होने के कारण सील किया गया था। सूत्र बताते हैं कि अजय चौहान के आते ही कुछ समय तक तो ये शोरूम सील रहा, लेकिन महज चंद महीनों बाद ही शोरूम संचालक ने एडीए अधिकारियों और एक प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से शोरूम को मोटी रकम के लेन देन के बाद अनाधिकृत तौर पर अपनी स्वीकृति दे दी और ये शोरूम फाइलों में तो बंद रहा, लेकिन मौके पर संचालित रहा। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पाप नहीं होते और मीडिया में खबर छपने के बाद आखिरकार अधिकारियों को मामले में शोरूम संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन एफआईआर होने के बाद भी शोरूम संचालित किया जा रहा है। इस मामले में एडीए सचिव कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने एफआईआर दर्ज होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि एडीए की जिम्मेदारी महज सीलिंग होने और उसके तोड़ने पर एफआईआर दर्ज करने तक की होती है, जिसके बाद शोरूम को बंद कराने का जिम्मा पुलिस का है, जबकि नियम के अनुसार एफआईआर दर्ज के साथ साथ सीलिंग किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अधिकारी मामले से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो विभाग महज छोटी छोटी गलतियों और कमियों को भी नजरअंदाज नहीं करता, उस विभाग के आला अधिकारी शोरूम के मामले पर खुद को मजबूत बताते नजर आए। उस विभाग के आला अधिकारी शोरूम के मामले पर खुद को मजबूर बताते नजर आते हैं। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि शहर में सीलिंग की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें से 75% से ज्यादा मामलों में सील टूट चुकी है और अधिकारी कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं मामले को संदिग्ध बनाता है। लोहा मंडी शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान इन दिनों निर्विरोध जारी है और लोग भी अभियान की तारीफ करने में जुटे हैं। ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब सेंट जॉन्स चौराहे से लोहा मंडी तक चले अभियान में लोग खुद ही अपना अतिक्रमण तोड़ते नजर आए। हालांकि यहाँ भी कुछ लोग हठधर्मिता का परिचय देते रहे, जिन्हें जेसीबी ने देखते ही देखते जमींदोज कर दिया, फिर चाहे वो दुकान हो या अवैध रूप से बनाया गया घर, जहाँ से महाबली गुजरा अवैध अतिक्रमण पर कहर बनकर टूटा। सेंट जॉन्स चौराहे पर जैसे ही करीब 2 बजे एसीएम फर्स्ट पीडी गुप्ता और निगम के अतिक्रमण प्रभारी राजीव राठी मैफोर्स के पहुंचे तो लोगों में हलचल मच गई और अधिकारियों के आदेश पर महाबली ने चौराहे पर बनी अवैध दुकानों को देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। जैसे जैसे महाबली आगे बढ़ता गया, अतिक्रमण में कहर ढाने लगा। यहीं पास में बने एक हॉस्पिटल के बाहर बने रैंप को तोड़ दिया गया और देखते ही देखते ये पूरा मार्ग चौड़ा दिखाई देने लगा। साथ चल रहे एसीएम फर्स्ट पीडी गुप्ता का कहना था कि शहर में लगातार अभियान चलाया जा
रहा है और लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस बार अतिक्रमण के बाद अतिक्रमण न हो, इसके लिए इलाकाई पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेंट जॉन्स कॉलेज चौराहे से और ये लोहा मंडी तक का ये अभियान है, आज भी चल रहा है और इसमें दोनों तरफ जो भी इंक्रोचमेंट होगा उसको हटाया जाएगा। जैसे जैसे महाबली आगे बढ़ता जा रहा था, वहां लोग अपने अपने अतिक्रमण को तोड़ने की मोहलत मांगते नजर आए। राजा मंडी पुल के पास सड़क पर बने एक मकान को देखते ही देखते महाबली ने जमींदोज कर दिया, तो वहीं मस्जिद की आड़ में बनी एक अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। इस मार्ग पर कई लोगों ने अपने 3-3 मंजिला इमारत बना रखी है, जिन्हें अधिकारियों ने 3 दिन का वक्त देते हुए खुद तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। उनका कहना था कि अगर ये नहीं तोड़े गए तो महाबली की मदद से इन्हें धराशाही किया जाएगा। देखिए, शहर में जितने भी चौराहे हैं उस पर लोगों ने अपनी हद से बाहर निकलकर कुछ दुकानें बना ली हैं, कुछ मकान आगे बढ़ा लिए हैं। जहां वो 2 या 3 मंजिले मकान थे उनको समय दिया गया है, क्योंकि उनका परिवार उसमें रहता है और कोई इस तरह की व्यवस्था है जिससे उसको वो अपने आप हटा लें, तो उनको तो समय दिया गया है। और बाकी इसके अलावा जितना भी एनक्रोचमेंट था उसे हटाने की कार्रवाई की गई है। इस समय हम स्टेट बैंक के तिराहे पर इस समय खड़े हैं और ये लोहा मंडी चौराहे तक ये हटाने का कार्यक्रम आज चलेगा। इसके बाद फिर ये सेकंड फेज में उससे बोधला चौराहे तक जाएगा। अतिक्रमण के दौरान सीओ लोहा मंडी रंजीत सिंह 2 थानों के फोर्स के साथ भीड़ को काबू करने की कोशिश करते नजर आए। प्रशासन को आशंका थी कि विरोध हो सकता है, इसलिए प्रशासन ने इस बार महिला पुलिस का भी पूरा इंतजाम किया था, जो अभियान के दौरान महिलाओं को हटाती नजर आई। इतना ही नहीं, अतिक्रमण के दौरान मलबा जाम का कारण न बने, इसके लिए निगम अधिकारी साथ ही मलबा उठाते भी दिखाई दिए, ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। गुरुवार को इसी मार्ग से बोधला चौराहे तक अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को हरिपर्वत चौराहे पर एसपी ट्रैफिक के आदेश अनुसार एक अभियान चलाया गया, जिसमें अनाधिकृत रूप से चल रहे मयूरी रिक्शाओं की पकड़कर उन्हें सीज किया गया, क्योंकि जहां पहले एमजी रोड पर ऑटो चालक जाम का कारण बने हुए थे, तो वहीं अब मयूरी चालकों ने एमजी रोड पर अपना कब्जा कर लिया है, जिससे आए दिन एमजी रोड पर जाम के हालात बने रहते हैं। आगरा शहर की लाइफलाइन कही जाने वाले एमजी रोड पर जहां आए दिन राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने एमजी रोड पर ऑटो बंद करा दिए, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुधर सके। लेकिन ऑटो चालकों ने इसका विकल्प मयूरी निकाल लिया, जिससे आज भी एमजी रोड के हालात जस के तस बने हुए हैं। राहगीरों को पहले की ही तरह हर दिन जाम के झाम से जूझना पड़ता है। शहर की यातायात व्यवस्था को एक बार फिर सुधारने के लिए एसपी ट्रैफिक अभिषेक सिंह के आदेशानुसार हरिपर्वत चौराहे पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें शहर भर में अनाधिकृत रूप से चल रहे मयूरी वाहनों की धरपकड़ की गई और जिसके बाद मयूरी वाहनों को भी सीज कर दिया गया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बताया कि मयूरी एमजी रोड पर अनाधिकृत रूप से चल रही है, साथ ही इन्हें चलने के लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां आए दिन उड़ाते नजर आते हैं, जिससे कि शहर भर में जाम की समस्या बनी रहती है। इसलिए इन्हें एमजी रोड से हटाने के लिए एसपी ट्रैफिक ने आदेश जारी किए हैं। ये अभियान आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा, जिससे कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके और राहगीरों को जाम के झाम से बचाया जा सके। ये अभियान एसपी ट्रैफिक महोदय के आदेशानुसार इन मयूरी वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ये एमजी रोड पे अनधिकृत रूप से चल रहे हैं और इन पे लाइसेंस तक नहीं है और ये जाम भी लगा देते हैं, और इसलिए इन पे अभियान चलाया जा रहा है कि इनको बंद किया जाए। ट्रैफिक में क्या कुछ असुविधाएं होती हैं इन मयूरी चालकों द्वारा? ये मयूरी चालक कहीं भी रोक लेते हैं, बीच में रोक लेते हैं, सवारी भरते हैं और चौराहों किनारे किनारे इतने भीड़ इकट्ठा करके और जाम लगा देते हैं, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। आगरा की बदहाल सड़कें खुलेआम दे रही हैं दुर्घटनाओं को न्योता। संबंधित विभागों का जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। ताजा मामला एमडी जैन कॉलेज के सामने का है, जहां सीवर के खुले होने के चलते एक कार मेन हॉल में जा घुसी। गनीमत ये रही कि बड़ी गाड़ी होने के कारण कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन बरसात के इस मौसम में ये लापरवाही किसी दोपहिया वाहन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नगर निगम जहाँ एक ओर शहर भर में अतिक्रमण अभियान चलाकर अवरुद्ध नालों को खुलवा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां खुले सीवर मौत को दावत दे रहे हैं। बुधवार को एमडी जैन इंटर कॉलेज के सामने खुले मेन हॉल में एक कार जा घुसी। वो तो गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्कूल के बच्चे रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं, कई बार वो गिर भी गए हैं, उन्हें गंभीर चोटें भी लगी हैं। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ खास बात यह है कि इस रोड पर सामने ही एमडी जैन इंटर कॉलेज है,
जबकि थोड़ा आगे जाकर सेंट पीटर्स स्कूल है, जहां से रोजाना हजारों बच्चे गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ के ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखकर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसी भी दिन कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।